हाँ दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 7 है और मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी नॉलेज दे चुका हूँ। तो आज का ये वीडियो है लेक्चर नंबर 7, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है? कहा जाता है कि अगर हमारे सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रही है तो इसे क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कोऑर्डिनेटेड मैनर ये होती है कि एक के सेल ऑर्गेनेल के बाद उसकी बनी हुई प्रोडक्ट दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास जा रही है और वो जो है तीसरे के पास भेज रही है। इस प्रकार से जो भी वर्किंग होती है सेल के अंदर, इसे ही कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, द सेल ऑर्गेनेल व्हिच आर वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। मतलब एक लगातार कंटिन्यूटी के रूप में कहा जाए तो एक आदमी दूसरे आदमी के जैसे वर्क करके सजेस्ट करते रहता, उसी प्रकार से सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उसी अनुसार क्या होता है कि उस सेल का वर्क आगे परफॉर्म होती है, चलती है। तो इसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल आती है जिससे क्या होती है कि सेल जो है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है गोल्जी बॉडी, तीसरी लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल्स। ये चार ही होते हैं। ध्यान रखना आपको ये कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती है। ये ऑप्शन में होगी लेकिन आप गलत करोगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट कम अंडर द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यही चार होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। या तो इसका निमोनिक्स बना ले, इसका EGLV यही होते हैं, EGLV यही होते हैं। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। एकदम सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है अपने हाथों से, किसी से नहीं बनवाया है, मैंने अपने से बनाया है। मैं डायग्राम बनाता हूँ अच्छा से, तो आप देखिए इसमें आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये चारों क्या होती है? सेल ऑर्गेनेल जो होती है वर्क करती है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ठीक है। आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, एक पूरा सेल की स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ये सेल। ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चीज दिखाया गया है जो कि हमारे यहाँ पर काम किया है। उसके बाद आगे से जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगी वहां पर क्या होगा, सारे ऑर्गेनेल आते जाएंगे और सेल के कुछ कुछ सेल का फोटो बनेगा और उसके अंदर जो जहां पर जिस चीज को पढ़ना होगा वहां पे उस चीज का फोटो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इस सेल में के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस पूरा, ये पूरा एक न्यूक्लियस है, एक पूरा न्यूक्लियस है। ये होती क्या है कि ये जो आप कटिंग देख रहे हो, ये जो कटिंग देख रहे हो इस प्रकार से नहीं होती है। एक मतलब इस प्रकार से होती है। मान लीजिए ये पूरा न्यूक्लियस है, ये इस प्रकार से, और इसके बीच में इस प्रकार से छेद होती है, छिद्र होती है जिसको पोर बोलते हैं। उसी से क्या होती है, यहां से ये जो है क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमेटिन ये मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होती है इसी से निकलती है बाहर। इस प्रकार से सोच लीजिए, ये इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहां से इस प्रकार से निकलती है ये, और ये क्या होती है इसमें जाकर के आरएनए बनती है, और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है सेल के अंदर। ठीक, इतना बातें आया ये न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप देख रहे हो ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। कैसी कहलाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा राइबोसोम है? तो 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। इसलिए S लगा हुआ है क्योंकि ये सेडबर्ग कोएफिशिएंट को दिखाता है। सेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। आगे देखिए कहा जाता है, ये देखिए ये जो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इससे जुड़ा हुआ रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप यहाँ पर एक गोल्गी बॉडी देखें, ये पूरा क्या है? गोल्गी बॉडी है, जिसको डिक्टिसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टिसोम। प्लांट्स के भाषा में बोला गया डिक्टिसोम, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट होता है इस प्रकार से है, इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, सिस बोलते हैं और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। गोल्गी बॉडी के ये पीछे वाला, नीचे वाला जो पार्ट है, जो कि क्या है न्यूक्लियस के पास है,
जो न्यूक्लियस के पास आता है, ये पास में है, तो ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स सिस फॉर्म और फॉर्मिंग फेस कहलाता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, मतलब न्यूक्लियस से दूर है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकैव बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकैव बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के इधर, सेल मेम्ब्रेन के इधर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसकी फंक्शन क्या हुआ, कह रहा है कि एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कि ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट निकल रहा है, और ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है कि ये जो है गोल्गी बॉडी से जा रहा है, और गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, इसे मैं पूरी तरीका से प्रिपेयर करके बना करके इसे एक फिक्स डायरेक्शन में देगा कि आपको यहाँ पर काम करना है, इस मटेरियल का वर्क इस जगह होगा। ये बताता है, कौन बताता है, गोल्गी बॉडी। उसी प्रकार से जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है, इसलिए प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन को क्या करेगा, गोल्गी बॉडी के पास भेजेगा, गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इसे एक फिक्स डायरेक्शन में दे देगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके और इसे एक अच्छे डायरेक्शन में दे देगा जहां पर उसका वर्क होगा। उसी प्रकार से लाइसोसोम भी होते हैं, लाइसोसोम का भी काम होता है, वो भी क्या करता है, इधर से एक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर भरा हुआ, तो ये क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन में डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ये जो है गोल्गी बॉडी बताता है कि कब तुमको ब्लास्ट होना है, कब इसको काम करना है। तो लाइसोसोम को एक सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पूरे 50 टाइप का होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पूरे 50 टाइप का। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसी में होता है, राइबोसोम में, याद रहे। और आगे देखिए यहाँ पर जो इससे प्रोडक्ट निकला, ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, गोल्गी बॉडी के पास जा रहा है, और गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, इस सिस फॉर्म से सिस पार्ट से और फॉर्मिंग फेस से, कॉनकैव कॉन्वेक्स फेस से इधर से उठाता है, और ये क्या कर रहा है कि कॉनकैव से निकाल करके ट्रांसफॉर्मिंग इसी को बोला गया, और मैच्योरिंग फेस से निकालता है, फिर ये क्या करता है, डायरेक्शन दे देता है। इतना सारी बात हो गया, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट निकला, और ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट गोल्गी बॉडी के पास जा रहा है, और एक गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में दे रहा है, और इसके साथ क्या करता है, इसी के गोल्गी बॉडी के डायरेक्शन पर क्या करता है, एंजाइम होते ही, एंजाइम क्या करती है, ब्लास्ट होती है, जब जरूरत पड़ेगा सेल को डाइट करना होगा, तो इसके अंदर के सारे मटेरियल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वैक्यूल्स होता है, क्यों वहां पर क्या होते हैं, सभी मतलब ऐसे मटेरियल जमा होते हैं जो कि सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होते, वो भी किसके डायरेक्शन पे, इसके डायरेक्शन, गोल्गी बॉडी उसको डायरेक्शन देता है, कि ये करना है। तो मैंने बताया था न्यूक्लियस क्या है, हेडक्वार्टर, विदाउट इसके ये चलेगा, हेडक्वार्टर न्यूक्लियस के बगैर गोल्गी बॉडी नहीं वर्क कर सकता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन इसे मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, आगे करेगा। और इस गोल्गी बॉडी के बारे में बहुत सारे चीज पढ़ेंगे, क्या होता है, मिडिल मैन कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, ये जो होता है क्या करता है, ये आगे कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या काम होते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे। इसके एरिया जो रहते हैं, जहाँ पर लोकेटेड रहता है, उसे क्या बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अब इतना तक तो मैंने आपको बताया, इस सारा स्लाइड। अब 2 से 3 स्लाइड और होंगे, जिसमें क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर जाकर के डिक्टिसोम गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले स्लाइड का अब शुरू होगा वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आइए अगले स्लाइड में हम लोग पेश करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे 3 भागों में बांटा गया, सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इन तीनों भागों में बांटा गया। और सिस्टर्नी होती है, वेसिकल होती है, और ये ट्यूब्यूल्स होती है। कहती है सिस्टर्नी जो होती है लॉन्ग होती है, देखिए ये सिस्टर्नी कहलाती है, इसी को सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्नी जो होती है लॉन्ग होती है, फ्लेटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, और अरेंज्ड इन स्टॉक रेगुलर, मतलब सिक्के के जैसे चौका हुआ रहता है। देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर क्या, और यहाँ पर न्यूक्लियस बना देता हूँ, न्यूक्लियस इस प्रकार से, इस प्रकार से चौका हुआ है। इसी प्रकार से, इसी कहा गया क्या, स्टॉक के फॉर्म में क्या है, रेगुलर स्टॉक, STOCKS, स्टॉक्स के फॉर्म में क्या है, रेगुलर अरेंज है, सजाया हुआ है। और इसको लॉन्ग बोला, एक जो होती है बहुत लंबी होती है, पूरा सेल के बाउंड्री तक होती है अटैच, और ये फ्लैटेड देख रहे हैं, चौड़े चौड़े हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी इस चीज को बोला गया, ये पूरा क्या कहलाता है, इसी को सिस्टर्नी बोला गया, CISTERNAE, सिस्टर्नी बोला गया। ठीक है, वेसिकल ओवल शेप का होता है, ये देखिए लिखा हुआ ओवल शेप, SHAPE शेप, ओवल शेप का होता है। देखिए ओवल एक अंडे कार के जैसा होता है। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं एकदम, एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये
ये वाला हो गया। आगे देखिए ट्यूब्यूल्स के बारे में लिखा गया। ट्यूब्यूल्स जो होती है क्या, ट्यूब स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक होती है। ये जो देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या, ब्रांच है, ब्रांच दिख रहा है आपको, ब्रांच निकला हुआ है। और क्या है, ये तो ब्रांच हो गया। और ये इरेगुलर होता है और फ्री फ्रॉम एसोसिएटेड टू द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से, इस सिस्टर्नी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ब्रांच होती है, इरेगुलर होती है, बस इतना ही था। और इसके बारे में और एक चीज लिखा है, क्या होता है कि जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को क्या कहा गया है, अंदर वाले पार्ट को इसको बोला गया ल्यूमिनल बोला गया है, और बाहर वाले को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला गया है। तो जैसे ये सेल है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे अरेंज कर दिया। नहीं, पूरे एक अच्छे डायग्राम बना करके उसमें बताता हूँ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंट्रा ल्यूमिनल या फिर ल्यूमिनल किसे कहा गया है। हाँ तो दोस्तों, ये है आपका सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें हमें ये बताना क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होते हैं और एक ल्यूमिनल होते हैं। ल्यूमिनल जो होती है क्या होती है, ये जो गैप देख रहे हैं आप एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बीच का गैप, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ल्यूमिनल इनसाइड, ल्यूमिनल वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है, ल्यूमिनल कहलाता है। और जो साइटोप्लाज्म में ये वाला पार्ट होती है, साइटोप्लाज्म वाला, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये हो गया आपका रफ, GHENDOPLASM, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ल्यूमिनल, ठीक है। तो अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आपको बता रहा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या होती है, देखिए कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, और रफ क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, राइबोसोम लगी हुई होती है। और कितने राइबोसोम होती है, कौन से नंबर वाले होती है, 80S राइबोसोम होती है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई किसी प्रकार का राइबोसोम नहीं होती है, जिसके कारण इसे स्मूथ बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक छोटी सी कट सेक्शन लिया गया, और इसके ऊपर 80S राइबोसोम है। ऊपर वाले सब यूनिट जो होते हैं 40S का होते हैं, और नीचे वाले कितने का होते हैं, 80S होता है। जब मैं आरएनए पढ़ाऊंगा, आरएनए पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा 80S 40S और 60S के अंदर भी क्या क्या होती है, ठीक है। और जो कहती है कि जिससे ये जुड़ी हुई होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, जिससे राइबोसोम, उसे राइबोफोरिन बोलते हैं, एंड फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन यह राइबोफोरिन यहाँ पर किसी प्रकार का ये नहीं होती, एंजाइम नहीं होती है। एंजाइम में राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड एंजाइम होती है, नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एंजाइम का ही रूप दिया गया है, ठीक है। प्रोटीन होती है जो कि इससे चिपका के रखती है, ठीक है। आगे देखिए, मेनली कंपोज्ड ऑफ द सिस्टर्नी, ये जो होती है ये किस पे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो सिस्टर्नी बनी हुई थी, मैंने सिस्टर्नी इस प्रकार से बताया था, वो जो होती है उसी से क्या होती है, ये राइबोसोम अटैच होती है। आगे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ इस ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है रफ वाली, इस पे इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्या प्रोटीन बनाना, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इसके ऊपर 80S राइबोसोम लगा हुआ है, जिसके कारण ये क्या करता है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल, ये जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये क्या करती है, ये ट्यूब्यूल बनाती है, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जो होती है टनल के रूप में सेल के अंदर कहीं पर किसी चीज को भेजने के लिए, कोई भी मटेरियल को, उसके लिए ये वर्क करती है। और इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस करती है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये क्यों बनाती है, क्योंकि इसी के कारण क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन बनती है, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, यही सब होती है सेल मेम्ब्रेन में, हमने आपको बताया वहां पे, ठीक है। और ये जो होती है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करती है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करती है, क्यों, जो कि
अगर किसी प्रकार का कहते हैं ग्लाइकोजन जो होती है एनिमल सेल में जो होती है फूड स्टोरेज का काम करती है, और ये क्या करती है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, और यही ग्लाइकोजन आगे चल के क्या करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती है सिंथेसिस का। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन से होता है, में होता है, और इसका क्या क्या काम होता है वो आगे के वीडियो में रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर इतना इस स्लाइड में रहेगी बात। और अगली स्लाइड एक स्लाइड हो सकता है और जिसमें क्या सारे चीज़ बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपको बताऊंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। और इसी के साथ क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा गोल्गी बॉडी के बारे में। तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख रहे हैं, डिराइव्ड लिपिड को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और ये जो डिराइव्ड लिपिड जो होती है स्टेरॉइड होती है, क्या होते हैं, स्टेरॉइड होती है, स्टेरॉइडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, एक एस्टेरॉल होती है, एक एस्टेरॉन होती है। एस्टेरॉल होती है, एक एस्टेरॉन होती है। एस्टेरॉल जो होती है क्या होती है, इसमें इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास क्या होती है, अल्कोहलिक ग्रुप होती है, OH वाली ग्रुप होती है। क्या होती है, OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप होती है, जो भी इसके मॉलिक्यूल बने होते हैं उसमें OH ग्रुप रहती है, ठीक है। जिसका एग्जांपल जो होती है कोलेस्ट्रॉल होती है, क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। इसमें जो देख रहे हैं आप एस्टेरॉल जो होती है क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल इसकी एग्जांपल होती है, ठीक है। अगली जो होती है इसका डिवीजन, उसमें एस्टेरॉन आती है। एस्टेरॉन इसमें आती है क्योंकि इसमें क्या होती है, कीटोन ग्रुप होती है, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होती है, कीटोन। और इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो होती है सेक्स हार्मोन होती है, और ये जो होती है प्रोजेस्टेरोन फीमेल में मिलती है, और टेस्टोस्टेरोन जो होती है किसमें मिलती है, मेल में मिलता है, ठीक है। अब आगे हम पूरी कहानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ खत्म हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लास्ट ये फंक्शनिंग बचती है, क्या क्या काम होती है। कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होते हैं, कार्य जो होती है, क्या होती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट कर देती है, पूरी सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ताकि वो सेल जो है कोलैप्स ना कर जाए, मतलब सिकुड़ ना जाए, झुलस ना जाए। इसलिए वो क्या करती है, एक पूरी स्केलेटन बनाती है, और इससे के जरिए क्या होती है, वो सेल क्या रहती है, स्ट्रेंथ में रहती है, हमेशा एक जैसा साइज को मेंटेन करके रखती है। और यहाँ पर देखिए मैकेनिकल सपोर्ट देती है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, मैकेनिकल सपोर्ट में देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यही जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी बनाती है, और माइक्रोफिलामेंट होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एकदम ट्यूब के जैसे होते हैं, फिलामेंट जो होती है एकदम पतली सी रेसी की तरह होती है, ठीक है। स्केलेटन ये सब मिलकर के क्या करती है, एंडोस्केलेटन बनाती है। सेल के अंदर में रहती है स्केलेटन सेल, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर क्या होती है, ये जो न्यूक्लियस है इससे जुड़ा ऐसे करके क्या हुआ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से क्या होती है कई प्रकार के ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं इस प्रकार से, और जो है फिलामेंट रहती है इस प्रकार से होते रहती है, इस प्रकार से बहुत सारा रहती है, जो कि एंडोस्केलेटन मतलब सेल के अंदर के स्केलेटन बनाता है, तो इसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन और साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो जो होती है सेल, सेल का के अंदर जो बनती है स्केलेटन उसे ही साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर एक्सचेंज भी कराती है, जैसे कि दो सेल के बीच में क्या होती है, एक मिनट, इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है कि खुद में, सेल के अंदर ही क्या होती है, कई सारी चीजों को एक दूसरे चीजों से करवाती रहती है, एक्सचेंज करवाते रहती है। जैसे कि कोई भी चीज जैसे कि हो गया गोल्गी बॉडी को कोई चीज देना है, तो अगर कोई चीज प्रोटीन बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, तो वो क्या कर रही है, गोल्गी बॉडी के पास भेज रही है, और वो गोल्गी बॉडी क्या कर रही है, एक वो ऐसे फिक्स जगह पर भेजती है जिससे क्या होता है, उसका पूरा फंक्शनिंग हो पाता है उस सेल में उस प्रोडक्ट का। तो ये काम करती है एक्सचेंजिंग का। उसके बाद लिखा हुआ है इंक्रीज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, यही क्या करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर मान लीजिए सेल के अंदर क्या कर रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है, तो अगर सेल के अंदर में ग्लूकोज की कमी है तो ज्यादा बनाना है, तो ये काम कौन करवाएगी, ये ER करवाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER बोलते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको RER बोलते हैं, और ये जो होती है क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है क्या करती है, ये लिपिड का सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ फॉर्मेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, मेन जो होती है इस प्रकार से, ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है ये कौन बनाती है, ER बनाती है। ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाती है मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आगे लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडी, जितने भी प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही क्या होती है, निर्माण होती है, उसका फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। आगे देखिए लिखा हुआ हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन करवाती है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाती है। लिपो लैपेज प्लस प्रोटीन को मिलाकर क्या है,
लिपिड प्लस प्रोटीन को मिलाकर के बनाया गया लिपोप्रोटीन। और ग्लाइकोजन जो होती है, ये ग्लाइकोजन का भी फॉर्मेशन करवाती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आगे का फंक्शन लिखा हुआ है प्रोवाइड द प्रिकर्सर ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्गी बॉडी। जो भी गोल्गी बॉडी से जो जैसे कि कोई प्रोडक्ट को गोल्गी बॉडी क्या कर रही है, कैसी जगह भेज रही है, तो इसका जो प्रिकर्सर होता है, इससे इसे भेजने से पहले का जो फॉर्मेशन करती है, जैसे कि कोई भी मटेरियल बना रही है तो वो पहले कहाँ से बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, उसके बाद क्या देगी, गोल्गी बॉडी को देगी। इसलिए कहा गया प्रिकर्सर ऑफ क्या होती है, गोल्गी बॉडी होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जहरीला पदार्थ अगर सेल में चला गया तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करके उसको क्या कर देती है, उसे जो है नॉन टॉक्सिक बना देती है। आगे जो होती है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है, कोई भी जहरीला पदार्थ अगर जा रही है सेल के अंदर तो उसे क्या करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, मतलब जहरीला से क्या कर देती है, नॉन टॉक्सिक जहरीले से और जहरीला बना देती है। और जैसे कि पॉल्यूटेंट हो गया, ड्रग्स हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं जिसको जो कि सेल के अंदर नॉन सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, नॉन सॉल्युबल होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होती है, मतलब ये घुल नहीं सकता है। इसके लिए ये क्या करती है, साइटोपी 450 जो होती है, ये जो होती है एक एंजाइम होती है जो कि लीवर में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देती है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, जो कि सेल के अंदर घुल जाता है। इन्हीं के साथ क्या होती है, ये लेक्चर आज का ये ख़त्म हो जाती है। और अगले लेक्चर में हम बताऊंगा आपको गोल्गी बॉडी के बारे में। और इतना, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।